गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 3 वितान का, जो हमारा तीसरा चैप्टर है। पाठ 3 लेखक ओम थानवी जी हैं। पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव। इस पाठ में हम लोगों ने, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह पाठ जो है 1922 में राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान की जो खुदाई हुई, उस स्थान पे जो भी प्रमुख रूप से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई, जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, जो भी अवशेष मिले, उन अवशेष के आधार पर लेखक ने विशेषता जो है उस स्थान की विशेषता से हमें परिचित कराया है। वहाँ के स्नानागार के विषय में, वास्तुकला के विषय में, वहाँ के जो भी कुठार प्राप्त हुए उनके विषय में, मुद्रा, जो भी मोहरे प्राप्त, जो भी विशेषताएं हैं, उन सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास में हमने आपको बताया था कि जो है किस प्रकार जो है जो उनके इन दोनों जो पुरातत्वविद हैं, इन पुरातत्वविदों के बाद जो बाद में लोग आए, जिन लोगों ने खुदाई करवाई उस क्षेत्र विशेष की, उनके नाम के आधार पर उस क्षेत्र विशेष का नाम पड़ गया। तो हम लोग क्लास में ऑलरेडी इस सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनरावृत्ति के तौर पर, ताकि आपको आसानी से समझ में, हम लोग उसी चीज़ को एक बार दोहराते हैं। तो आइए हम लोग एक बार पुनः देखते हैं। बड़ी बस्ती प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी हल्का कहलाता है। लेखक बताते हैं कि काशीनाथ दीक्षित ने कई स्थान पर खुदाई करवाई है, उस क्षेत्र विशेष का निरीक्षण करवाया है, इसलिए उस स्थान विशेष का नाम जो है काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीके हल्का पड़ा। तो उस डीके हल्का में भी कई क्षेत्र हैं, तो उसमें ए बी ऐसे करके सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया। तो एक जो सेक्टर है उसका नाम क्या है, डीके जी के नाम से जाना गया। यहाँ की विशेषता क्या है, जो डीके जी हल्का है, वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, विशेषता को हमें लेखक जो है परिचित करवाते हैं कि वहाँ की विशेषता क्या है। यहाँ के घरों की दीवारें मोटी और ऊंची हैं। तो जो दीवारों की लंबाई चौड़ाई बताते हैं कि दीवारें जो है वो मोटी हैं और ऊंची दीवारें हैं। ऐसे क्या होता है, कुछ घर आप देखते होंगे कि कुछ घरों का जो ऊंचाई जो होती है वो इतनी होती है, कुछ घरों की ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा जिसकी ऊंचाई होती है वहाँ पे गर्मी कम लगती है, जिसकी कम ऊंचाई होती है उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो कई कारण होते हैं घर के जो छत होती है उसको ऊंचा लगवाने की या नीचा लगवाने की। तो वो बताते हैं कि जो डीके जी हल्का है, इस क्षेत्र में क्या है कि दीवारें मोटी भी हैं और ऊंची भी हैं। मोटी दीवारों से यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। लेखक बताते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है, एक और कारण है कि क्योंकि जो अगर मोटी दीवारें होंगी, अगर आपकी दीवारें इस प्रकार मोटी होंगी तो उस पर जैसे आज के समय में क्या होता है, पिलर बना के उस पर छत लगवाया जाता है। तो पहले के समय में क्या होता था, पहले चार दीवारें बनती थी, 1 2 3 4, फिर ऊपर छत लगते थे। तो कहते हैं कि मोटी दीवारें होने का कॉन्सेप्ट क्या है। एक कॉन्सेप्ट तो यह है कि वातावरण को ध्यान में देख करके, कि ठंडी गर्मी के मौसम को देख करके। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नीचे की दीवार अगर मोटी होगी तो क्या है, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल बनाने में आसानी होगी, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद भी मिले हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल बनाने के लिए शायद यह शाहतीरों की जगह हो। सभी घर ईंटों के बने हुए हैं। ये ईंटों का जो अनुपात क्या है, 1:2 फॉर्मूला कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका जो अनुपात है क्या है, लंबाई कितना, 1 2 और 4, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात से बनी हुई है। सभी ईंटों में पकी हुई हैं। हड़प्पा में जहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, वहीं मोहनजोदड़ो में पत्थर का मामूली प्रयोग भी, कहीं कहीं अनगढ़ पत्थरों की ढकी हुई नालियां भी पाई गई हैं। बताते हैं कि ये मोटी दीवारों के साथ साथ यहाँ ज्वाइंट के भी कुछ निशान मिले हैं।
तो इस आधार पर लेखक बताते हैं कि ऐसा जा सकता है कि यह दूसरी मंजिल भी रही होगी। और दूसरी बात कि यहाँ पर पत्थर भी, ईंट के साथ साथ पत्थरों का भी, जैसे नालियों को ढकने के लिए कई स्थान पर अनगढ़ का मतलब कि कुछ एक शेप के पत्थर, एक आकार के पत्थर मिले, कुछ स्थान पर अलग अलग आकार के, अलग अलग डिजाइन के पत्थर जो है प्राप्त हुए। तो यह हड़प्पा में जो है उतनी मात्रा में नहीं मिले, लेकिन ये मोहनजोदड़ो में ये प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। तो क्या कहते हैं कि यह जो है पत्थर मोहनजोदड़ो का मामूली प्रयोग भी हुआ है, कहीं कहीं अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई नालियां मिली हैं। इन घरों की खास बात यह है कि सामने के दीवार में केवल एक प्रवेश द्वार है। हमने आपको बताया था कि सड़कों से होकर के आप जाइए तो सड़कों से आपको किसी घर का दरवाजा सामने नहीं खुलता है। क्या होता है कि आपको सबसे पहले कॉलोनी में जाना पड़ेगा, कॉलोनी से फिर गली में जाना पड़ेगा, फिर आपको घर में प्रवेश मिले। और घर में भी क्या है, घर जो है, सबका घर जो है क्या है कि घर में एक दरवाजा है। जैसे क्या है, पहले के समय कुछ कुछ घरों में दो दो दरवाजे कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लो आगे से कोई आपदा पड़े तो पीछे का रास्ता हो भागने के लिए, खिड़की बनी रहती थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई जो है प्रावधान नहीं था। क्या है, इन घरों की खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल एक प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवारों में रहती होंगी, और यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों में आंगन के चारों ओर बने कमरों में खिड़कियां जरूर होंगी। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में माना जाता है कि वहां अवश्य कुछ उद्यम होता होगा, कुंभकार का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि वर्तमान समय में ये घर खंडहर और दिखाई देने वाली चीजों हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जो बड़ा सा खुला सा घर और नीचे जो कमरे होते थे वहां पे खिड़की दरवाजा नहीं, जो दूसरा मंजिल होता था उस दूसरी मंजिल पे खिड़की दरवाजे का प्रावधान हुआ करता था। तो बताते हैं कि निश्चित रूप से देख करके चीज़ों को अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से खुला आंगन जैसा किनारे किनारे घर, किनारे किनारे कमरे को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है कोई उद्यम, मतलब कोई भी ऐसा कार्य होता जैसे धातु कर्म का कोई काम होता, कुंभकार का कोई काम होता, तो आंगन जैसे बड़ा सा स्थान, उस बड़े स्थान पर कुछ न कुछ कोई ना कोई उद्यम अवश्य होता रहा होगा उस समय, जो मोटी दीवारों के ऊपर जो घर बने और नीचे का जो आंगन वाला हिस्सा है। घर जो वहाँ पे जो डीकेजी हल्का में जो प्राप्त घर मिले हैं उनके विषय में बताते हैं कि घर छोटे भी हैं और बड़े, दोनों आकार के घर मिले हैं। कुछ घर छोटे हैं, कुछ बड़े आकार के हैं। लेकिन विशेषता क्या है, हर सब जगह होता है घर छोटे बड़े होते, लेकिन विशेषता क्या है, सब घर एक ही पंक्ति में बने हुए हैं। जैसे 1 2 3 लाइन से लेन में बने होते हैं, तो सभी पूरे घर क्या है, एक पंक्ति में बने हुए हैं। अधिकांश घरों का आकार तकरीबन क्या है, जो एक सामान्य रूप से घर का जो आकार प्राप्त हुआ है वो तकरीबन, मतलब कि पूरी तरह एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन तकरीबन अधिकतम जो बताया जा सकता है 30 गुना 30, मतलब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 30 गुना 30 फुट का होगा। कुछ घर इसके दुगुना तिगुना आकार के भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही है, इसीलिए बताया कि एग्जैक्ट फिगर नहीं है। कुछ घर क्या है इससे भी ज्यादा, मतलब 30 गुणे 30 से भी अधिक लंबाई चौड़ाई के घर भी प्राप्त हुए हैं। इनकी वास्तु शैली कमोवेश एक जैसी है। कमोवेश मतलब थोड़ी और कम, थोड़ी या ज्यादा, मतलब कि जो घर मिले हैं वो एक ही लेन में मिले हैं। भी जो वास्तुकला के मतलब जो डिजाइन बनाई गई, जो नक्शा बनाया गया, वो लगभग चाहे घर छोटा मिला हो चाहे घर बड़ा मिला, जो भी घर मिले हैं उसकी डिजाइनिंग जो है लगभग कमोवेश एक जैसी है। थोड़ी बहुत अंतर होगी, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बाकी सभी जितने भी घर मिले लगभग एक समान, एक जैसे हैं। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई नियम नगरवासियों पर लागू होता होगा। एक घर मुखिया का घर कहलाता होगा, इसमें 2 आंगन तकरीबन 20 कमरे। बताते हैं कि पूरे क्षेत्र में एक ही, सबका घर एक ही जैसा, तो हो सकता है उसका भी कोई प्रावधान हो, कोई नियम हो कि वहाँ का एक नियम, उस गांव का नियम हो कि आपको इसी जैसा घर ही बनवाना है, या जो भी वजह रही हो तो उसी आधार पे घर बनते रहे होंगे। तो वहाँ पे जितने भी घर प्राप्त हुए हैं, चाहे वो घर छोटे मिले हो चाहे वो घर बड़े हो, लेकिन छोटे बड़े जो भी घर है उसका जो डिजाइनिंग की गई, नियोजन किया गया, वो लगभग एक जैसा है। DKBC हल्का थोड़ा और आगे पूरब में है। बताते ना कि क्षेत्र विशेष, जो जिसने खुदाई करे उस क्षेत्र विशेष का वही नाम पड़ गया। तो बताते हैं कि अभी हम लोग जी के विषय में पढ़ रहे थे, तो अभी क्या है DKB और C,
यह जो हल्का है उस जी हल्के से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो पूरब में मिलेगा। यहाँ पर सबसे विशेष इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूछा जाता है कि याजक नरेश की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई, तो आपको लिखना पड़ेगा बी और सी हल्के में याजक नरेश की मूर्ति प्राप्त हुई। एक घर में मिली है। डीकेजी की मुख्य सड़क पर, डीकेजी यानी डीके हल्का यानी काशीनाथ दीक्षित का जो क्षेत्र विशेष है, मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर आगे बढ़े तो बताते हैं कि जो डीकेजी हल्का है उससे आप थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जाइए और जब आगे बढ़ेंगे तो एक फरलांग की दूरी यानी एक कदम की दूरी पर एच आर हल्का है। एच आर हल्का क्या है, यह भी क्षेत्र विशेष के नाम पर इस हल्के का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, एच आर हल्का। सड़क सड़क उसे दो भागों में बांटती है, मतलब मान लीजिए यह आपका क्षेत्र विशेष है, ठीक है, ये आपका क्षेत्र विशेष, तो यहाँ बीचों बीच में सड़क गई तो क्या हो गया, ये क्षेत्र इधर हो गया, ये क्षेत्र इधर हो गया, तो ये पूरा क्षेत्र जो है इसको बीचों बीच से होकर के सड़क गई हुई है। तो क्या कहते हैं, सड़क उसे दो भागों में बांटती है। इस हल्के का नाम क्या नाम है, इस हल्के का नाम है एच आर हल्का। तो एच आर हल्का के विषय में क्या कहते हैं, क्यों इसका नाम एच आर हल्का, जैसे डीके हल्का दिया गया तो उसका काशीनाथ दीक्षित नाम दिया गया, और एच आर हल्का देने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, नाम था हेरल्ड हारग्रीव। आप पढ़ेंगे बुक में नाम दिया है हेरल्ड हारग्रीव्स, इनके नाम से जो क्षेत्र विशेष का नाम पड़ा। तो क्या नाम है, एच आर हल्का, एच से हेरल्ड और जो है हारग्रीव्स का हो गया कि आपका आर, तो इस प्रकार जो है एच आर हल्का के नाम से जाना गया। जिन्होंने 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी, राखलदास बनर्जी के बाद इन्होंने खुदाई करवाई थी, तो इनके नाम से जो है एच आर हल्का का नाम पड़ा। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकार भी मिले हैं। जो एच आर हल्का है, जो हेरल्ड हारग्रीव्स द्वारा खुदाई करवाया हुआ क्षेत्र विशेष स्थान है, जिसको हम एच आर हल्का के नाम से जानते हैं। यहाँ पर घरों में जो खुदाई की गई तो वहाँ पे कुछ कंकाल भी मिले हैं, और कंकाल मिले, इसके बारे में तरह तरह की कहानियां बनाई जाती कि एक समय था, ऐसे राजा हुआ करते थे, इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। तो जो भी कहानियां, उसकी तरह तरह की बहु प्रचलित कहानियां जो है वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं के एक छोटे घर में खुदाई में मिली। एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो मूर्ति भी यहीं से मिली थी, तो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसको सेव करके सुरक्षित करके रख दिया गया। तो एच आर हल्के में ही वह जो नर्तकी की मूर्ति है वो वहीं से प्राप्त हुई थी। इसके बारे में पुरातत्वविद जो जानकार है वो क्या बताते हैं, मार्टिन विलर, एक बहुत ही मशहूर पुरातत्वविद हैं मार्टिन विलर, उनका कहना है कि संसार में इनके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। उस मूर्ति के विषय में बताते हो, जो नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई एच आर हल्के में, वो क्या नाम है इनका, मार्टिन विलर बताते हैं कि यह मूर्ति ही अपने आप में उम्दा कोटि की है, सबसे श्रेष्ठ कोटि की मूर्ति है, और यह क्या है, इसकी जोड़ की शायद ही कोई मूर्ति हो। मतलब मूर्ति कला के जो विशेषज्ञ होते हैं उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो ये तो विशेषज्ञ हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, लेकिन इनके साथ साथ और लोगों ने भी बताया है, जो मूर्ति कला के विशेषज्ञ, उन लोगों ने भी बताया कि ऐसी मूर्ति बनाना इतना आसान नहीं है। तो मूर्ति कला के दृष्टिकोण से भी ये जो है बहुत ही उपयुक्त है या सर्वश्रेष्ठ है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो सबसे कहीं ज़्यादा जो है व्यापक और सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में मानी जाती है, क्योंकि बहुत से लेखकों ने, बहुत से लेखक आए, बहुत से पुरातत्वविद आए जिन्होंने अपने अपने विचार जो है उसके संदर्भ में लिखे। तो उसमें एक विचारक का नाम है मार्टिन विलर, उनका कहना है कि जो मूर्ति मिली है वो मूर्ति ही अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। और अब क्या है, अब यह मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय यानी म्यूजियम में रखी गई है। यहीं पर एक अन्य बड़ा घर मिला है, इसके साथ साथ एक और घर मिला है जिसे उपासना केंद्र, उपासना मतलब पूजा इत्यादि किया जाता हो, तो यहीं पे एक और बड़ा घर मिला जिसको उपासना केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके आमने सामने की दो चौड़ी सीढ़ियां ऊपर मंजिल की तरफ जाती हैं, मतलब दोनों किनारे चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां, लेकिन अभी वो सीढ़ियां ध्वस्त हो चुकी हैं,
तुम अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ ऊपर ये सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाया जाता होगा। तो जो बड़ा सा घर है वह उपासना केंद्र के रूप में जाना जाता रहा। पश्चिम में गढ़ी जो पश्चिम क्षेत्र है, उस घर के पीछे पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम से वीएस हिस्सा, जो उपासना केंद्र है उसके पश्चिम में क्या बताता है, वीएस के नाम से जाना जाता है। जो माधव स्वरूप वत्स ने उसकी खुदाई करवाई थी उनके नाम से यह जाना जाता है। तो वहां पर क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, यहाँ से कारखाने के विषय में पूछा जाता है। तो पश्चिम में उपासना केंद्र जहां पर था उसके पश्चिम में क्या है, माधव स्वरूप के नाम पर एक हिस्सा था, वीएस हिस्सा। तो वहां पर रंगरेज का कारखाना भी है। वहां पर एक बहुत बड़ा कारखाना मिला है जिसको रंगरेज मतलब वहां पे रंगाई इत्यादि कपड़ों की जो कच्चे माल होते थे, जो जिससे वस्त्र इत्यादि का निर्माण किया, तो उनकी रंगाई का काम जो है वो वहां पर किया जाता था। तो वहां पे कारखाना मिला जिसे लोग चाव से देखते, आज भी लोग वहां जाते हैं और उस कारखाने का लुत्फ लोग उठाते हैं। यहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं जिनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इनकी रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। आमने सामने की 2 कतारों में 16 छोटे छोटे 1 मंजिले मकान हैं। ये कतार मुख्य सड़क पर है जबकि दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ है। सब घरों में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ के घरों की एक अन्य विशेषता है। बाहर बस्ती में सामूहिक प्रयोग के लिए कुएं भी हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। लेखक बताते कि जो कारखाना मिला है, कारखाने के साथ साथ छोटे छोटे गोल गोलाकार की आकृतियां मिली है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पर जो रंगाई के लिए बर्तन उपयोग किए जाते हैं उस स्थान पर उस बर्तनों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। और वह जो है उसी के पास जो है घर मिले हैं, घरों में कमरे बाकायदा अच्छे से कमरे मिले हैं, कमरों के साथ जो है घरों में जो है स्नानागार मिला है। और उसके साथ साथ जो है घर के सामने जो घर बने हैं उन घर के सामने कुआं भी मिला है। तो जो भी कामगर होंगे, जो कार्य इत्यादि करते होंगे, जैसे क्या होता है क्वार्टर्स दिए जाते हैं, तो उस समय उन लोगों को क्वार्टर्स के रूप में वो लोग वहाँ रहते होंगे, स्नान इत्यादि कार्यक्रम अपना वहाँ पे करते हैं। मतलब वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्नान मतलब जो है जल की बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था, इसीलिए जल संस्कृति के रूप में इसको भी जाना जाता है कि यहाँ स्नान ध्यान इत्यादि करने के लिए, नहाने के लिए हर घर में, ऐसा नहीं कि घर है तो स्नानागार नहीं मिला, हर घर में स्नानागार प्राप्त हुए। वहाँ की सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है कि लगभग कमोवेश हर घर में स्नानागार जो है वो प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में कुएं को छोड़कर सब कुछ चौकोर और आयताकार है। कहते लगभग अगर हम देखा जाए तो लगभग जितनी भी चीजें वहां प्राप्त हुई आप देखेंगे तो हर चीज क्या है, कहीं ना कहीं या तो वो चौकोर है या तो वो आयताकार है। नगर नियोजन घर जो भी कुछ मिला, क्या बताते हैं, नगर नियोजन की बात कर लीजिए, घर की बात कर लीजिए, कुंड की बात कर लीजिए, बस्तियां, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, गोटियां, चौपड़ का खेल, तौलने के बाट आदि सब कुछ जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह क्या है, वह सब का आकार या तो चौकोर है या तो वो आयताकार आकृति का है। छोटे घरों में छोटे कमरे का होना समझ में आता है, पर बड़े घरों में छोटे कमरे का होना अचरज होता है। इसका सामान्य अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। लोग दूसरा विचार यह सामने आया कि बड़े घर की निचली मंजिल में नौकर रहते रहे होंगे। और प्रसिद्ध अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोलेस का विचार है कि बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां बनी होंगी। कुछ घरों के ऊपर की मंजिल के साक्ष्य मिले हैं पर सीढ़ियां नहीं मिली हैं। शायद यहाँ की लकड़ी की सीढ़ियां रही होंगी जो कुछ समय बाद नष्ट हो गई होगी। संभवतः ऊपर मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही होगी। लकड़ी का इस्तेमाल भी पूरे घर में बहुत ही कम होता होगा। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन शायद नीचे और ऊपर अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां पाई गई हैं। उनके पायदान भी काफी ऊंचे ऐसी जगहों में तंगी के कारण होते रहे होंगे। तो इस प्रकार अलग अलग विचारक ने अपने अपने उस क्षेत्र विशेष के विषय में अपने अपने मत जो है अभिव्यक्त किए हैं कि वहाँ पर जो है खिड़कियों का, झरोखा का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया गया, कमरे क्यों छोटे, बड़ा घर है तो कमरे छोटे छोटे क्यों बनाए। तो जो विचारक जैसे आए उन लोगों ने उस क्षेत्र विशेष का अवलोकन किया, उसका निरीक्षण किया
और निरीक्षण करने के बाद जो उनको समझ में आया उसको उसके अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी बात को लिखा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पुनरावृत्ति में बस यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इतना पढ़ के, और आगे की का जो है वो यात्रा वृत्तांत आप लेख पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।